नमस्कार, स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस में। मैं हूं सोनाली चोपड़ा और आप देख रहे हैं टुडेज जीके प्रोग्राम। सबसे पहले शुरू करेंगे अभ्यास प्रश्न से। किस देश ने क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर के रूप में पहली बार एक महिला को नियुक्त किया है? पाकिस्तान, जापान, म्यांमार या फिर श्रीलंका? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, पाकिस्तान। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी पीसीबी ने पहली बार एक महिला निदेशक की नियुक्ति की है। उनका नाम है आलिया जफर। मानव संसाधन कार्यकारी यानी एचआर, ह्यूमन रिसोर्स की वो कार्यकर्ता रह चुकी हैं। इससे पहले वो यूएनडीपी और यूएसएआईडी के साथ काम कर चुकी हैं। यूएनडीपी का मतलब है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम और यूएसएआईडी का मतलब है यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी ऑफ इंटरनेशनल डेवलपमेंट। इनके साथ 3 और को शामिल किया गया है। सबसे पहले हैं जावेद कुरैशी, जो कि वित्त कार्यकारी के रूप में कार्य कर चुके हैं। इनके अलावा आसिम वाजिद जावद, जो कि एक अर्थशास्त्री हैं यानी इकोनॉमिस्ट, और उसके साथ एक और है जिनका नाम है आरिफ सईद, जो कि एक कॉरपोरेट में कार्यकारी रहे हैं। दरअसल पीसीबी का नया संविधान है जिसके तहत अपने बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में कम से कम एक महिला का होना जरूरी है, अनिवार्य कर दिया गया है। और अब पाकिस्तान में प्रथम श्रेणी में क्रिकेट में सिर्फ 6 प्रांतीय टीमें होंगी, जिनमें बलूचिस्तान, सेंट्रल पंजाब, सदर्न पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और नॉर्दर्न होंगी। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। बढ़ते हैं आज के सेशन की ओर। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया भारत जल केंद्र का उद्घाटन किया गया है। इस जल केंद्र का नेतृत्व भारतीय पक्ष से कौन सी संस्था कर रही है? आईआईएससी बेंगलुरु, आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी मद्रास या फिर डीआरडीओ? इसका सही जवाब है आईआईटी गुवाहाटी। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया भारत जल केंद्र यानी AIWC, ऑस्ट्रेलिया इंडिया वाटर सेंटर, इसका उद्घाटन एक वर्चुअल कार्यक्रम के थ्रू किया गया। वर्चुअल कार्यक्रम के थ्रू इसलिए किया गया क्योंकि कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए ये वर्चुअली यानी कि एक आभासी रूप में इसको जो है शुरू किया गया। इस जल केंद्र का नेतृत्व भारतीय पक्ष से आईआईटी गुवाहाटी और ऑस्ट्रेलिया के पक्ष से वेस्टर्न सिडनी विश्वविद्यालय द्वारा किया गया। इसका उद्घाटन जल सुरक्षा को ध्यान में रख के किया गया। जो दोनों देश हैं वो जल की जो समस्याएं हैं उनसे बहुत जूझ रहे थे, जैसे बाढ़ हो गया, सूखा हो गया। इसलिए दोनों देशों की जो यूनिवर्सिटीज थी और जो बिजनेस पार्टनर्स थे और इसके अलावा रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस थी, उन्होंने मिलकर एक कमिटमेंट किया AIWC की स्थापना होनी चाहिए। तो यह जल केंद्र बाढ़, सूखा, जैसे कि मैंने आपको भी बताया कि जो पानी से रिलेटेड, जल से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उनका जो है जल का अधिक दोहन, पानी की गुणवत्ता का क्षरण आदि चुनौतियों से दोनों देशों को सामना करने में बहुत मदद मिलेगी इससे। इस केंद्र को बनाने का मुख्य मकसद जल सुरक्षा को बढ़ावा देना है, क्योंकि पानी भविष्य में एक महत्वपूर्ण आर्थिक और रणनीतिक भूमिका निभाने वाला है। ऑस्ट्रेलिया भारत जल केंद्र जल सुरक्षा से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर सहयोग करने पर ध्यान केंद्रित करेगा। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है आईआईटी गुवाहाटी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने महात्मा गांधी की 151वीं जयंती को चिन्हित करने के लिए महात्मा गांधी पर एक सचित्र संकलन यानी पिक्चोरियल एंथोलॉजी जारी किया है? भूटान, अमेरिका, नेपाल या फिर म्यांमार? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, नेपाल। पिक्टोरियल एंथोलॉजी, इसका मतलब क्या है? एंथोलॉजी का मतलब है कि जो बहुत सारे लेखकों का आप कह सकते हैं एक जगह इकट्ठा करके लेखों को उनका संकलन करना या फिर उनको जो है एक जगह उनका संग्रह करना, तो उसको हम एंथोलॉजी कहते हैं। तो ये नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने महात्मा गांधी जी की 151वीं जयंती पर उसको चिन्हित करने के लिए उन्होंने पिक्टोरियल एंथोलॉजी का जो है एक संकलन जारी किया है। यह एंथोलॉजी नेपाली भाषा में है। यह
नेपाली भाषा में लिखी गई है और यह पुस्तक काठमांडू में भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्रा की उपस्थिति में आयोजित एक विशेष समारोह में लॉन्च की गई। ये जिस समारोह में लॉन्च की गई उसमें जो कौन उपस्थित थे, राजदूत थे विनय मोहन क्वात्रा जी। महात्मा गांधी जी के बारे में इस आख्यान का शीर्षक, इस किताब का शीर्षक है मेले मुझे को गांधी, या गांधी एज आई अंडरस्टूड, इसका जो है शीर्षक रखा गया है। इस एंथोलॉजी को भारतीय दूतावास ने बीपी कोइराला इंडिया नेपाल फाउंडेशन के साथ मिलकर प्रकाशित किया है और इस पुस्तक का उद्देश्य नेपाल के युवाओं को महात्मा गांधी के विचारों के करीब लाना है। आप सभी को पता है कि महात्मा गांधी के जो विचार हैं, जो उनका जीवन जीने की एक शैली थी, उससे बहुत लोग प्रभावित होते हैं क्योंकि वो अहिंसा के मार्ग पर चलते थे और ये एक किसी भी सामान्य व्यक्ति के जीवन में भी एक प्रेरणा के रूप में जो है बहुत पथ प्रदर्शक की तरह काम करता है। तो इससे जो है युवाओं को उनके विचारों के करीब लाना इसका उद्देश्य है, ताकि जो नेपाल के जो युवा हैं वो महात्मा गांधी के विचारों से कुछ सीख पाएं तथा उनकी सीख और विचारों को अपनाना भी है। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी की जयंती मनाई गई, 151वीं जयंती अभी हाल ही में मनाई गई है। आपको बता दें कि बीइंग गांधी नामक पुस्तक को इस बार जो है 151वीं जयंती थी, 150वीं जयंती जो कि पिछले साल थी, उस दिन जो है एक किताब जो है, पुस्तक जो है वो उसको लॉन्च किया गया था। उसका शीर्षक था बीइंग गांधी। इस किताब को भारतीय लेखक पारो आनंद ने लिखा है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है नेपाल। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र ने भयावह खाद्य संकट यानी कैटास्ट्रोफिक फूड क्राइसिस को रोकने के लिए एक नया गठबंधन किया है। यह किस देश द्वारा प्रस्तावित था? भारत, स्पेन, इटली या फिर फ्रांस? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, इटली। संयुक्त राष्ट्र ने भयावह खाद्य संकट को रोकने के लिए एक नया गठबंधन किया है। यह इटली द्वारा प्रस्तावित किया गया है। इसका नेतृत्व खाद्य और कृषि संगठन यानी FAO यानी फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, तो उसके द्वारा इसका जो है नेतृत्व किया गया है। द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन रिपोर्ट 2020 के अनुसार 2019 में 690 मिलियन से अधिक लोग जो है वो भूख से उन्होंने अपनी जान गंवाई है। इस गठबंधन का जो है मेन टारगेट है ग्लोबल फूड एक्सेस, यानी कि जो मांग और पूर्ति है उनको एक प्रॉपर बराबर लेवल पे लाया जाए। और इसमें बहुत सारे देश शामिल हैं, क्योंकि ये गठबंधन है तो ये बहुत सारे देशों का एक साथ संयुक्त मिलकर जो है एक ये प्रयास है। और इसमें जो है इटली और नीदरलैंड्स वो पहले ही अपना टेक्निकल सपोर्ट और जो है पैसों के मामले में सपोर्ट, मॉनिटरी हेल्प मैं कहना चाह रही हूँ, तो वो पहले ही प्रोवाइड करवा चुके हैं। तो कोविड-19 महामारी से होने वाली तबाही को कम करने के लिए, क्योंकि कोविड-19 के प्रकोप से जो है बहुत लोग जो है मतलब भूखमरी का भी शिकार हुए हैं, तो खाद्य और कृषि संगठन ने खाद्य गठबंधन यानी फूड कोएलिशन मतलब गठबंधन लॉन्च किया है। यह गठबंधन संसाधनों, नवाचार और विशेषज्ञता को एकजुट करेगा। यह समाधान उन्मुक्त योजनाओं को और कार्यक्रमों को फ्रेम करने के लिए काम करेगा। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है इटली। अगला प्रश्न है, भारतीय खगोलविदों ने 30 मीटर टेलीस्कोप प्रोजेक्ट, जिसे हम TMT प्रोजेक्ट भी कहते हैं, 30 मीटर टेलीस्कोप प्रोजेक्ट पर भौतिकी नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर एंड्रिया गेज के साथ सहयोग किया है। यह दूरबीन कहाँ स्थापित की जा रही है? ऑस्ट्रेलिया, हवाई, भारत या फिर आइसलैंड? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, हवाई। भारतीय खगोलविदों ने 30 मीटर टेलीस्कोप प्रोजेक्ट पर भौतिकी नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर एंड्रिया गेज के साथ सहयोग किया है। इस दूरबीन को अमेरिका के हवाई में स्थापित किया गया है। इस दूरबीन की स्थापना को ब्रह्मांड को समझने में क्रांति लाने जैसा बताया जा रहा है। ये जो है जो एक जॉइंट एफर्ट है
DST और DAE का। DST मतलब डिपार्टमेंट्स ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और DAE यानी कि एटॉमिक एनर्जी। तो ये इन दोनों के द्वारा जो है ये किया गया है। इस दूरबीन की स्थापना को ब्रह्मांड को समझने में क्रांति लाने जैसा बताया जा रहा है। यह भारत, चीन, जापान, कैलिफोर्निया और कनाडा के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी यानी इंटरनेशनल पार्टनरशिप की एक परियोजना है। इसमें 30 मीटर व्यास का प्राइम मिरर है और यह दुनिया के सबसे बड़े मौजूदा विजिबल टेलीस्कोप की तुलना में 3 गुना चौड़ा है। दूरबीन में शामिल किए जाने वाले 3 प्रमुख उपकरण हैं: इंफ्रारेड इमेजिंग स्पेक्ट्रोमीटर, वाइड फील्ड ऑप्टिकल स्पेक्ट्रोमीटर और इंफ्रारेड मल्टी ऑब्जेक्ट स्पेक्ट्रोमीटर। ये 3 जो है इसके प्रमुख उपकरण हैं जिससे इसको बनाया गया है और इसे स्थापित किया गया है हमारे हवाई में, अमेरिका में स्थित जो है हवाई है वहां पर इसको स्थापित किया गया। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, पेट्रापोल बेनापोल एकीकृत चेक पोस्ट यानी ICP किन 2 देशों की सीमा पर स्थित है? म्यांमार बांग्लादेश, भारत बांग्लादेश, थाईलैंड म्यांमार या फिर थाईलैंड बांग्लादेश? इसका सही जवाब है भारत बांग्लादेश। हाल ही में भारतीय सेना ने पूरी तरह से प्रशिक्षित 20 सैन्य घोड़ों और 10 बारूदी सुरंग का पता लगाने वाले कुत्तों को बांग्लादेश सेना को सौंपा। इन घोड़ों और कुत्तों को भारतीय सेना के क्रेमाउंट और वेटनरी कोर द्वारा प्रशिक्षित किया गया है। उन्हें बिल्कुल पूरा जो है प्रशिक्षण देकर फिर उन्हें वहां पे भेजा गया है। भारतीय सेना ने इन विशेषज्ञ डॉग्स और घोड़ों को संभालने के लिए बांग्लादेश के जवानों को भी प्रशिक्षित किया है। इन्हें सौंपने का समारोह एक आयोजित हुआ था जो कि भारत और बांग्लादेश की सीमा पर हुआ था और वह पेट्रापोल बेनापोल एकीकृत चेक पोस्ट पर आयोजित किया गया था। इससे दोनों देशों के बीच, विशेष रूप से दोनों सेनाओं के बीच एक द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने का प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। दोनों देशों के बीच रक्षा क्षेत्र में सहयोग हेतु महत्वपूर्ण समझौते किए गए हैं और दोनों देशों के बीच समय समय पर सैन्य अभ्यासों का आयोजन भी किया जाता है। तो इससे ये अनुमान लगाया जा रहा है कि दोनों देशों के बीच जो संबंध है वो और भी मजबूत होंगे। जैसे नौसैनिक अभ्यास मिलन आयोजित किया गया था और उससे पहले संयुक्त सैन्य अभ्यास संप्रीति, ये भी दोनों जो हैं इससे पहले हो चुके हैं। भारत और बांग्लादेश लगभग 4096.6 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करते हैं। ये सबसे लंबी सीमा है जो भारत किसी देश के साथ साझा करता है, जो कि बांग्लादेश के साथ है। और वर्ष 2015 में दोनों देशों के बीच एक थल सीमा समझौते यानी लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट LBA पर हस्ताक्षर भी किए गए थे। तो सामान्य तौर पर हम देखें तो बांग्लादेश और इंडिया के जो संबंध है वो व्यापारिक तौर पे काफी अच्छे हैं। 2018-19 के आंकड़ों के मुताबिक देखा जाए तो बांग्लादेश में जो निर्यात है वो भारत की ओर से 9.21 बिलियन US में था। भारत और बांग्लादेश के बीच नदियों से जुड़े मुद्दे के लिए वर्ष 1972 से एक संयुक्त नदी आयोग यानी ज्वाइंट रिवर कमीशन JRC सक्रिय है। ध्यातव्य है दोनों देश 54 नदियों का जल साझा करते हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है बी, भारत बांग्लादेश। अगला प्रश्न है, मिंक नामक जानवर को SARS-CoV-2 की वजह से खबरों में देखा गया है। बताइए कि निम्नलिखित में से किस देश में सबसे अधिक मिंक आबादी पाई जाती है? चीन, डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया या फिर तुर्कमेनिस्तान? इसका सही जवाब है डेनमार्क। डेनमार्क में 1500 से भी ज्यादा मिंक फार्म्स हैं और हाल ही में डेनमार्क की सरकार ने मिंक नामक जानवर की लगभग 17 मिलियन से अधिक आबादी को समाप्त करने का निर्णय लिया है। यह निर्णय क्यों लिया गया? क्योंकि ये मिंक नामक जो जानवर है इनमें एक तरह का संक्रमण दिखाई दिया। सितंबर के माह के आरंभ में इनमें कुछ संक्रमण सा देखा गया
जिससे जो है ये जानवर थोड़े से बीमार हो गए, पर जो जानवरों में जो सिम्टम्स थे वो 1 हफ्ते बाद खत्म हो गए। पर एक तरह से सेफ साइड पर रहने के लिए इन जानवरों को जो है मारने का निर्णय ले लिया गया। गौरतलब है कि डेनमार्क में अब तक कोविड-19 के 55,000 से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं। इसके अलावा डेनमार्क में SARS-CoV-2 इस वेरिएंट से संक्रमित 200 से अधिक मामले आए। जब उसकी जांच की गई तो पता चला कि मिंक नामक जानवर से जो है ये संक्रमण फैलने की आशंका थी, तो इसलिए सेफ साइड पे रहने के लिए उनको जो है मारने का फैसला ले लिया गया। डेनिश पब्लिक हेल्थ अथॉरिटी ने इन मामलों के जरिए मिंक में कोरोना वायरस के म्यूटेटेड वर्जन की खोज की। इसके फलस्वरूप डेनमार्क की सरकार ने इन्हें मारने का निर्णय लिया। डेनमार्क पशु चिकित्सा और खाद्य प्रशासन यानी DVFA के मुताबिक डेनमार्क में जून 2020 से मिंक फार्म्स पर SARS-CoV-2 का व्यापक प्रसार देखा गया था, जिसके बाद इनका संचरण जानवरों और मनुष्यों में देखा गया, यानी कि ये धीरे धीरे फैलता गया। और जब ये संक्रमण बढ़ने लग गया, क्योंकि पहले से ही कोरोना के चलते वहां पर इतने सारे केसेस थे, तो इस संक्रमण को बचाने के लिए ये फैसला लिया गया। डेनमार्क में अब तक 207 से अधिक फार्म्स संक्रमित हो चुके हैं। बता दें कि डेनमार्क में दुनिया की सबसे बड़ी मिंक आबादी पाई जाती है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है डेनमार्क। अगला प्रश्न है, हर साल 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। यह दिवस निम्नलिखित में से किस महापुरुष की जन्मतिथि की स्मृति में मनाया जाता है? APJ अब्दुल कलाम, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, विनोबा भावे या फिर मौलाना अबुल कलाम आजाद। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, मौलाना अबुल कलाम आजाद। हर साल 11 नवंबर को मौलाना अबुल कलाम आजाद की जन्मतिथि की स्मृति में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। इनका जन्म 11 नवंबर 1888 को सऊदी अरब के मक्का में हुआ था। जो इनका सबसे बड़ा योगदान रहा था वो आधुनिक शिक्षा प्रणाली में रहा है इनका योगदान। इन्होंने 1912 में आजाद ने ब्रिटिश नीतियों की आलोचना करने के लिए अल हिलाल नामक साप्ताहिक, वीकली यानी कि साप्ताहिक एक प्रकाशन शुरू किया था। जब उस पर प्रतिबंध लगाया गया तो इन्होंने एक और जो है उसके बाद अपना जो है साप्ताहिक प्रकाशन शुरू किया, जिसका नाम था अल बगहा। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने भारत के पहले शिक्षा मंत्री के रूप में अपनी सेवाएं दी थी और वे 1947 से 1958 तक स्वतंत्र भारत के ये हमारे पहला शिक्षा मंत्री थे। देश के पहले जो, जैसा कि मैंने आपको भी पहले भी बताया कि इनका सबसे बड़ा योगदान रहा है कि ये आधुनिक शिक्षा को इन्होंने जो है बढ़ावा दिया और देश के पहले IIT, IISc, स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर और यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी UGC की भी स्थापना इनके कार्यकाल के दौरान ही की गई थी। उनके कार्यकाल में संगीत नाटक अकादमी, ललित कला अकादमी, साहित्य अकादमी के साथ साथ भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद सहित प्रमुख सांस्कृतिक साहित्यिक अकादमियों का भी निर्माण किया गया था। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इनका शिक्षा के क्षेत्र में बहुत योगदान रहा है। तो इनकी जो जन्म तिथि है उसको राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश से वाटर कनेक्टिविटी रूट के जरिए पहला कमर्शियल शिपमेंट प्राप्त किया है? बांग्लादेश, दक्षिण अफ्रीका, थाईलैंड या फिर श्रीलंका? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, बांग्लादेश। हाल ही में भारत ने बांग्लादेश से वाटर कनेक्टिविटी रूट के जरिए पहला कमर्शियल शिपमेंट प्राप्त किया है। यह शिपमेंट असम से करीमगंज में प्राप्त हुआ। इस शिपमेंट को प्रोटोकॉल फॉर इनलैंड वाटर ट्रेड एंड ट्रांजिट यानी PIWTT कहा जाता है। इसके तहत प्राप्त किया गया। PIWTT
में को भारत और बांग्लादेश के बीच 1972 में हस्ताक्षरित किया गया था। इसका मकसद जो है दोनों देशों के बीच जल मार्ग कनेक्टिविटी को प्रदान करना है। इस जल कनेक्टिविटी का क्या फायदा है? ये जल कनेक्टिविटी जो है सुरक्षित मानी जा रही है, सुरक्षित होगी, हरित होगी, मतलब हरियाली होगी वहां पे बहुत, और उसके अलावा ये किफायती भी मानी जा रही है, यानी कि जो है ये कॉस्टली नहीं है। अतिरिक्त मार्गों और पोर्ट्स ऑफ कॉल्स को शामिल करने के साथ ही PIWTT के दायरे को और विस्तारित किया गया है। गुमटी नदी के 93 किलोमीटर लंबे सोनपुरा दौकांडी स्ट्रेच का प्रोटोकॉल के नए मार्ग के रूप में शामिल किया गया है। इससे भारतीय और बांग्लादेश के आर्थिक केंद्रों के साथ साथ त्रिपुरा और आसपास के राज्यों में कनेक्टिविटी में भी सुधार होगा। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, किस राज्य में वन शहीद स्मारक यानी फॉरेस्ट मार्टियर्स मेमोरियल का उद्घाटन किया गया है? केरल, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश या फिर छत्तीसगढ़? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। हाल ही में आंध्र प्रदेश के ईस्ट गोदावरी जिले में वन शहीद स्मारक जो है उसका उद्घाटन किया गया है। प्रधान मुख्य वन संरक्षण के मुताबिक अगले 11 सितंबर को मनाए जाने वाले वन शहीद दिवस तक आंध्र प्रदेश के सभी वन क्षेत्रों में वन शहीद स्मारक बनाए जाएंगे। ये इसलिए मनाया जा रहा है क्योंकि वन संपदा और वन्य जीव संरक्षण के हेतु जो वहां पर काम करने वाले अधिकारी हैं या काम करने वाले जो कर्मचारी हैं, उनके बलिदान को सम्मान देने के लिए ये मनाया जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि 11 सितंबर ही क्यों? 11 सितंबर इसलिए क्योंकि 1730 में अमृता देवी के नेतृत्व में बिश्नोई जनजातीय समूह के लगभग 360 लोगों को मार गिराया गया था। क्यों? क्योंकि वो जो है पेड़ों को काटने के खिलाफ थे, इसलिए उनको मार दिया गया था इसी दिन। तो इसलिए इस दिन को जो है वन शहीद दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इसके लिए स्मारक बनाए जाएंगे जो भी वन क्षेत्र है वहां पर। 1939 में आंध्र प्रदेश में वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले 22 वन शहीदों की याद में इस स्मारक को बनाया गया है। अगले सितंबर तक राज्य के प्रत्येक फॉरेस्ट सर्कल में एक मैट्रीज मेमोरियल और गार्डन बनाया जाएगा, यानी कि ये हर राज्य में बनाया जाएगा। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी एडलगिव हरन इंडिया फिलैंथ्रोपी लिस्ट 2020 में निम्नलिखित में से कौन शीर्ष पर रहे हैं? अजीम प्रेमजी, शिव नाडर, मुकेश अंबानी या फिर कुमार मंगलम बिरला? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अजीम प्रेमजी। हरन इंडिया एंड एडलगिव ने हाल ही में एडलगिव हरन इंडिया फिलैंथ्रोपी लिस्ट 2020 जारी की है। इसमें फिलैंथ्रोपी लिस्ट में जो है सबसे ज्यादा दयालु लोगों को शामिल किया जाता है, यानी कि इंडिया के मोस्ट जेनरस लोगों को इसमें शामिल किया गया है। इसकी जो है एक रैंकिंग जारी की गई है। चौथे पायदान पर देखें तो कुमार मंगलम बिरला हैं जो कि आदित्य बिरला ग्रुप के चेयरमैन हैं। तीसरे नंबर पर देखें तो मुकेश अंबानी जी हैं जो कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन हैं। इन्हें हरन लिस्ट के मुताबिक जो सबसे ज्यादा अमीर लोगों में जो है इनका पहला स्थान रहा है। इनके जो कुल एसेट्स हैं वो 6,58,400 करोड़ रुपए हैं, यानी कि टोटल इनकी वेल्थ है, जिसके मुताबिक ये सबसे जो है अमीर जो है माने जा रहे हैं, सबसे अमीर जो है भारतीय हैं। और मोस्ट जेनरस वाली लिस्ट में ये तीसरे नंबर पर हैं। दूसरे नंबर पर हैं शिव नाडर जो कि HCL टेक्नोलॉजीज के जो है फाउंडर चेयरमैन है। इन्हें दूसरा स्थान मिला है इसमें। और जो सबसे पहले रहे हैं उनका नाम है अजीम प्रेम जी। इन्होंने सबसे शीर्ष स्थान प्राप्त किया है क्योंकि इन्होंने 2019-20 के दौरान लगभग
7,900 करोड़ रुपए का डोनेशन किया है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है अजीम प्रेम जी। तो आज के लिए इतना ही। अगले सेशन में दोबारा मिलेंगे नए प्रश्नों और उनके उत्तर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।